नमस्कार, स्वागत है आपका रियल बाजार में और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपको ऐसी बातों की जानकारी देते हैं जिससे घर खरीदते समय या फिर घर बनवाते समय आपको काफ़ी सुविधा हो। आज हमारे शहर पटना में जगह की तेजी से कमी हो रही है। ऐसे में एक नई परियोजना पर काम चल रहा है। क्या है ये परियोजना और जगह की इस तेजी से होती कमी का क्या है विकल्प? ग्रेटर पटना की चर्चा कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, फतुहा से लेकर बिहटा के आगे पाली तक ग्रेटर पटना के विस्तार के लिए चुना गया है। ग्रेटर पटना का विस्तार करते समय किन बातों की सावधानी रखें और साथ ही साथ कितना ज़रूरी है पटना का विस्तार, इन तमाम बातों पर हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। ग्रेटर पटना बिहार की राजधानी पटना के लिए एक ऐसा शब्द है जिसके कई मायने हैं। ये एक ऐसे पटना की कल्पना है जिसमें यहाँ के लोगों की सुविधा और पर्यावरण के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था है। ग्रेटर पटना शहर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग है। आज बढ़ती आबादी शहर की मुख्य समस्या है और इस बढ़ती आबादी को आवास मुहैया कराना सबसे बड़ी जरूरत। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में घर बनाने की योजना बनने लगी। लोगों को आवास मुहैया कराने में बड़ी बाधा बनी जमीन की कमी। पटना सिटी के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पटना का विस्तार महज 25 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। शहर की मूलभूत सुविधा भी इन्हीं 25 से 30 वर्ग किलोमीटर की परिधि में सिमट गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाना एक बड़ी समस्या है। ग्रेटर पटना नवी मुंबई टाइप से एक सैटेलाइट टाउन है। शहर से दूर जो आप शहर में जो फैसिलिटी आप अवेल करते हैं वो प्लान्ड वे में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर इंटरटेनमेंट का हो या हाउसिंग का हो। कुल मिला जुला के एक प्लान्ड सिटी और शहर से दूर जिसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं, वो सिटी डेवलप्ड सिटी ऑन पावर बैकअप हर चीज़ से समृद्ध। लोगों का ये मानना कि शहर का विस्तार अच्छा कदम माना जा सकता है, लेकिन मुकम्मल हल कतई नहीं माना जा सकता है। आज लोग अपनी जरूरत के लिए खाली जमीन की तरफ दौड़ रहे हैं और जिस इलाके में भी उन्हें जमीन मिल रही है भवन निर्माण कर रहे हैं। भवन निर्माण के काम को यहाँ के बिल्डर भी बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं। इन भवन निर्माण के दौरान शहर का भी विस्तार हो रहा है। आज ये विस्तार बेतरतीब और काफी अनियमित भी हो गया। ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से पिछले साल पटना में हो रहे भवन के निर्माण को बिल्कुल बंद करा दिया गया था। बंद कराए गए काम की आलोचना शहर के बिल्डरों ने की। साथ ही कहा कि निर्माण के काम को बंद कराने की जगह व्यवस्था दुरुस्त करने की बड़ी जरूरत थी। यानी शहर को एक निश्चित प्लान के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए। पहला कदम बिल्डर को उठाना है, वही आज बिल्डर करने में सक्षम नहीं है। आज ना तो कोई बायलॉज है, ना प्लानिंग रिपोर्ट लोगों को मिल रहा है, न ही मास्टर प्लान का। रोज़ हम लोग पेपर में देख रहे हैं कि मास्टर प्लान आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई मूर्त रूप नहीं आ पाया है। हमारे हिसाब से ये समस्या अभी और गंभीर होगी जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। ये समस्या तो अभी भी इसका निष्पादन हो सकता था अगर सरकार थोड़ी सी सतर्क होती, लेकिन जो सरकार की रवैया है, जो स्थिति देखने में लग रही है, उससे लगता है कि स्थिति अभी और गंभीर होने वाली है, विकट परिस्थिति आने वाली है। आज पटना शहर का विकास सही ढंग से नियोजित नहीं है। आम आदमी की तमाम समस्याओं का हल सिर्फ एक आवास तो नहीं हो सकता, इसलिए जरूरी है पटना में तमाम जमीनों का सही ढंग से नियोजन और एक सुव्यवस्थित ढंग से इसका विकास। ग्रेटर पटना एक ऐसी अवधारणा है
जिसमें लोगों की सहूलियत की तमाम चीजों का समावेश हो सकता है। इस बात की इस प्लान में जरूरत सबसे ज्यादा है कि शहर का स्वरूप कैसा हो, पटना की हद कहां से कहां तक निर्धारित की जाए। सबसे बड़ी जरूरत लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए जमीन की है। जब तक जमीन का निर्धारण नहीं होगा, किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकेगा। इसलिए जरूरी है कि किस जमीन पर क्या बनेगा, इसका फैसला सुनिश्चित किया जाए। आज पटना में जमीन की कमी के कारण आवास, कल कारखानों से लेकर शिक्षण संस्थानों की वाजिब हिस्सेदारी की कमी साफ महसूस की जा रही है। जब तक योजनाबद्ध तरीके से जमीन का समायोजन नहीं किया जाएगा, सूबे की तरक्की बाधित होती ही रहेगी। आज जैसे पूरे शहर में कहीं अपार्टमेंट बन रहा है, कहीं आवासीय बन रहा है, लेकिन वो प्लान्ड वे में नहीं है। नतीजा क्या है कि कोई भी गाड़ी या कोई भी फायर ब्रिगेड या कोई भी एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, जिससे शहरवासियों को काफ़ी कठिनाई होती है। रोड पर चलने की जगह नहीं है। तो ये निश्चित होनी चाहिए कि वहाँ हर तरह का सुख सुविधा उपलब्ध कराया जाए। पटना का विस्तार तो होनी चाहिए, लेकिन वहाँ सब चीज़ का विस्तार होनी चाहिए। वहाँ कम्युनिकेशन का, लोगों को आने जाने में सुविधा होनी चाहिए, हॉस्पिटल, क्योंकि फिर बीटा तक यदि विस्तार हो गया और वो पीएमसीएच में आने के लिए उसको काफ़ी समय लगेगा, तो ये इस तरह का हॉस्पिटल का, स्कूल का ये विस्तार होनी चाहिए, वहाँ स्थापना होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी निश्चित होनी चाहिए कि मेरा यहाँ फैक्ट्री बनेगा और जहाँ फैक्ट्री के लिए जो एरिया निर्धारित हो वो उसमें आवासीय ना हो, और जहाँ कृषि के लिए हो वो वहाँ आवासीय ना हो। तभी हमारा पटना का सही रूप से विस्तार हो पाएगा। पटना को बेहतर बनाने के लिए, या फिर यूँ कहें इसे चंडीगढ़ या नोएडा का स्वरूप देने के लिए एक बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। तभी हमारा पटना दर्शनीय हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है ग्रेटर पटना को एक अच्छे स्वरूप देने की, साथ ही साथ इस पर पूरी कोशिश लगाने की, पूरी तरह से ध्यान देने की। तभी हमारा पटना सही अर्थों में एक सुंदर और स्वच्छ पटना बन पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। आज हम बात कर रहे हैं पटना के ग्रेटर पटना बनने के स्वरूप की। जी हाँ, ग्रेटर पटना एक अच्छा विकल्प तो हो सकता है, लेकिन तभी जब सही ढंग से जमीन का बंटवारा हो। हर काम के लिए अलग अलग जमीन और सुंदर ढंग से जमीन का नियोजन होने से ही इस काम को सही अर्थों में सफलता मिल सकती है, नहीं तो इसमें लगातार मुश्किलें आती रहेंगी। ऐसी किसी भी विसंगतियों से जिससे पटना का ही नहीं सूबे का विकास अवरुद्ध होता हो, उसे दूर किया जाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रेटर पटना का कंसेप्ट इसी कड़ी में इस शहर के विस्तार के साथ विकास की नई योजना की शुरुआत है। सरकार ने पटना के विकास के लिए ग्रेटर पटना का प्लान तैयार किया है। इसमें शहर का विस्तार फतुहा से लेकर बिहटा तक किया जाना शामिल है। ग्रेटर पटना के बारे में लोगों से राय मशवरा की जा रही है और आशा है कि इसकी त्रुटियों को जल्द ही सुधार कर सार्वजनिक किया जाएगा। सरकार भी मानती है कि एक आदमी के लिए आवास के साथ उसकी जरूरत की तमाम सहूलियत का इंतजाम ऐसे किया जाए जिसमें रहने के साथ साथ रोजी रोटी की समस्या का भी निदान हो सके। हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो हमारे सेक्रेटरी के अध्यक्षता में होगा, और उस कमेटी के द्वारा 10 इम्पोर्टेंट टेक्निकल और जो बिल्डर एसोसिएशन के द्वारा 1-2 आदमी दिए जाएंगे। हम उसमें लगे हुए हैं कि उस टीम को बनाकर इसको नगर निगम से, जो नगर निगम के द्वारा लगातार अपने ही स्थिति में फंसा हुआ है मामला, हम इसको चाहते हैं कि 1 सप्ताह से 15 दिन में इसको कैसे हम व्यवस्थित करें, इसकी कल्पना कर रहे हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस महीने में इस मामलों को सॉर्ट आउट करेंगे। पिछले 2 वर्षों से जो निराशा की स्थिति है, हम लोगों के मंत्री के आने के बाद कुछ आशा की किरणें जगी हैं। वो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे, बिल्डर्स एसोसिएशन को भी बुलाए थे, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अदर्स एसोसिएशंस को भी बुलाए थे। बातचीत काफ़ी सकारात्मक लग रहा है। लग रहा है देखने में मोटे तौर पर कि उनका प्रयास भी इस पर काफ़ी
सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, मन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना वो सफल हो पाएंगे इस जर्जर व्यवस्था में और इस सरकारी तंत्र के बीच में, ये तो समय ही बतलाएगा। ग्रेटर पटना विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संपूर्ण पटना का विकास छुपा हुआ है। आज पटना में मकान या फिर कारोबार की जो संकट की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं हुई है और हो सकता है कि ग्रेटर पटना के इस स्वरूप के आने के बाद इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए और साथ ही साथ लोगों की परेशानियों का अंत भी। अर्बन प्लानिंग की ऐसी व्यवस्था पहली बार इस सूबे में बनाई ही नहीं जा रही है, बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। सूबे की सरकार के विभागीय मंत्री ग्रेटर पटना के काम पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। सूबे में भवन निर्माण पर लगे रोक के कारण अनेक गंभीर संकट खड़े हो गए थे। इससे एक तरफ सूबे में पलायन का दौर फिर से शुरू हो गया था, वहीं राजस्व का बड़ा स्रोत भी प्रभावित हुआ। जीडीपी ग्रोथ में भी काफी कमी आई। अनियमित और बेतरतीब भवन निर्माण का ठप्पा लगने के बाद रियल एस्टेट में खरीदारों की संख्या में गिरावट महसूस की जाने लगी। लोगों में विश्वास भरने की जरूरत थी और इसी का परिणाम था ग्रेटर पटना के रूप में सरकार की ये पहल। इस शहर 50 वर्षों से इंतजार कर रहा है मास्टर प्लान के लिए। बिहटा से लेकर खुसरूपुर तक हम लोग इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले लोगों ने गंगा के उस पार के इलाके को भी मास्टर प्लान में लिया था, लेकिन हमको लगा कि अभी वो फिजिबल नहीं है। जिस तरह की पुल की स्थिति है उसको हम लोग सेंट्रलाइज किए हैं। गंगा के इस पार के पोर्शन को पुनपुन से लेकर मसौड़ी तक, उधर बिहटा और खुसरूपुर तक इसको ले जाने का काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि पटना में जब कोई बाहर के लोग आते हैं तो उनको एक अच्छा एयरपोर्ट भी नहीं मिला है, तो हम उस एयरपोर्ट की भी स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट भी उसमें हम बनाएंगे जो मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पर आज के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से होगा। पटना की नीति नियंता को एक बार फिर चेतने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से पटना अपने पुराने दिनों की ओर लौट जाएगा। लोगों की माने तो पटना अब धीरे धीरे विकसित स्लम की ओर बढ़ने लगा है। अब इसमें बदलाव की जरूरत है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि शहर के विकास में ग्रेटर पटना का अहम योगदान हो सकता है, बशर्ते इस योजना को सही ढंग से धरातल पर उतारा जाए। शहर के लोगों का मानना है कि अभी तक पटना का विस्तार काफी बेतरतीब सा है। मुख्य पटना से दूर लगभग 15 किलोमीटर तक इस शहर का विस्तार हुआ है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी का घोर अभाव इन इलाकों में रहने वालों की समस्या बढ़ा रही है। आज पटना ऐसे विकास का सपना संजो रहा है जिसमें सारी सुविधा लोगों के अनुकूल हो। लोगों को आने जाने से लेकर रोजमर्रा की सारी चीजों का समावेश इस तरह हो कि आने वाले कल का पटना बीते समय की सारी नाकामी को भुला दे। पटना का विस्तार तो निश्चित होनी चाहिए। ये आज की मौजूदा परिस्थिति में सब लोगों को, यहाँ के हर वासी को ये महसूस हो रहा है कि पटना का विस्तार होनी चाहिए, लेकिन पटना का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। ये पूर्व निर्धारित हो कि हमारे पटना का विस्तार किस ओर, अर्थात पूरब, पश्चिम या दक्षिण की ओर, क्योंकि उत्तर की ओर तो हो नहीं सकती है। तो इन तीनों क्षेत्र की तरफ किधर विस्तार हो, और जो भी विस्तार हो वह एक निश्चित प्लान्ड वे में होनी चाहिए। अन्यथा जो भी विस्तार होगा उसकी स्थिति आज की मौजूदा परिस्थिति में जो पटना शहर की जो स्थिति है वही पूर्णतः उभर कर आ जाएगा। ग्रेटर पटना विकास का एक ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसे अगर सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो फिर पटना का काया कल्प हो जाएगा। जी हाँ, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आवास की इन तमाम समस्याओं के बीच भी आम आदमी कैसे अपने घर को सुंदर और सुव्यवस्थित बना सकता है। लेकिन इससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके लिए कुछ और खास बातों को लेकर। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। शहर के आपाधापी के बीच ये बेहद ज़रूरी हो गया है
कि एक थका हारा आदमी जब शाम को अपने घर लौटे तो उसे सुकून मिले, शांति मिले। और इसी सुकून और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है वास्तु। जी हाँ, वास्तु आपके परिवार या फिर आपके कारोबार के उन तमाम संकटों को दूर कर सकता है जो आपको बेचैन या फिर परेशान करती हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी रोचक बातें जो जुड़ी हैं आपके वास्तु से और दूर करेंगी आपकी परेशानियों को। आज पूरे विश्व में वास्तु एक प्रचलित शब्द है। जाने अनजाने शहर के लोग वास्तु में उपयोग होने वाले वस्तु का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते दिख जाते हैं। बाजार में भी देखें तो वास्तु के अनेक सामान बिकते ही रहते हैं। वास्तु क्या है और क्या है इसकी अहमियत, इसे समझना जरूरी है। बिना जानकारी के वास्तु दोष का निवारण या उपयोग दोनों ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में इसकी जानकारी किसी अच्छे जानकार से लेना हमेशा फायदेमंद हो सकता है। वास्तु के बारे में जानकारों की क्या है राय, आइए देखते हैं और इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। पूरी दुनिया में लोग वास्तु को मानते हैं। सिर्फ चीन और इंडिया नहीं, पूरे सभी देश में इस चीज़ की चर्चा होती है। वास्तु एक्चुअली उसका जो इंग्लिश नाम है वो आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग भी होता है। इंजीनियरिंग भी होता है, जो मकान बनाते हैं वो लोग आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं। लेकिन उनका काम है जो मकान कितना मजबूत हो उसके देखभाल के लिए वो अपना काम करते हैं। लेकिन मकान में कुछ अदृश्य शक्तियों का वास न हो, लोग सुखी रहें, इसके वास्ते जो धार्मिक परंपराओं के द्वारा जो देखा जाता है उसको हम वास्तु विज्ञान कहते हैं। हर इंसान की आंखों में बसने वाला एक हसीन सपना, और इस हसीन सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ज़मीन की। कैसे ले ज़मीन, कैसे करें उस पर अपने घर का निर्माण, आइए हम आपको बताते हैं। वास्तु के लिए विशेष महत्व की बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। मत्स्य पुराण कहता है कि वास्तु दोष निवारण की शुरुआत जमीन से ही करनी चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति को जमीन लेने से पहले उस जमीन की जानकारी ले लेनी चाहिए। जमीन कई प्रकार की होती है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है, तो सबसे पहले जमीन को जानना आवश्यक है। सबसे पहला कि अगर वास्तु सम्मत घर बनाया जाए, मकान बनाया जाए, तो सबसे पहला चीज़ आता है कि प्लॉट निर्धारण, भूखंड, कैसा भूखंड हो जिस पे कि घर बने, मकान बने, मंदिर बने, कोई भी चीज़ बने। तो भूखंड के लिए, घर के भूखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्गाकार, स्क्वायर कट एरिया जो होता है वो घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहला। दूसरा है आयताकार, रेक्टेंगल एरिया जो होता है वो दूसरा महत्वपूर्ण है। तीसरा है गोमुखाकार हो, और चौथा है बागमुखाकार। तो बागमुखाकार जो होता है, बागमुखी प्लॉट, वो उसको हम लोग अशुभ मानते हैं। जमीन की खरीदारी में वास्तुविद एक और सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। एक जमीन पूरे जीवन का आश्रय स्थल होता है, जिसमें घर बनाकर एक व्यक्ति ताउम्र सुकून से रहना चाहता है। ऐसे में एक वास्तुविद की राय किस जमीन की तरफ इशारा करती है, उनकी ही जुबानी सुनते हैं। गोमुख की पहचान है जो पूरब का जो मुख द्वार है, पूरब ही हो या पश्चिम हो, किसी भी मकान का जो द्वार खुलता है जिस भी दिशा में हो, उस दिशा में अगर लंबाई छोटा है और उसके पीछे के दिशा का लंबाई बड़ा है तो उसको गोमुख बोलते हैं। वो अच्छा माना जाता है, घर गृहस्थी के लिए शुभ माना जाता है। और जिस ठीक उल्टा ही है कि अगर मुख्य द्वार अगर बड़ा हो और अगर पीछे का लंबाई छोटा हो तो उसको हम लोग बागमुखी मानते हैं। बागमुखी अशुभ होता है, बागमुखी में कलह होता है, उस वैसा प्लॉट नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर बनाने से पहले ही वास्तु दोष का निवारण संभव है।
जी हाँ, घर बनने के बाद भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हैं और इसका कारण वास्तु है, तो इसके बाद भी इसका उपचार संभव है और एक बार फिर से आप अपने घर में पूरे सुकून, पूरे शांति के साथ रह सकते हैं। आज हमने देखा ग्रेटर पटना की राह में आने वाली मुश्किलों को, लेकिन साथ ही साथ हमने बताया आपको इसका हल भी, जिससे अगर समय रहते ही लागू किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा पटना खूबसूरत, व्यवस्थित और दर्शनीय बन जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास हमारा ईमेल आईडी हो। तो फटाफट उठाइए कागज और कलम, नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं तन्वी अपनी पूरे रियल बाजार की टीम की तरफ से अपने सभी दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने घर के सपने को मरने मत दीजिए, उसे अपनी आँखों में, अपनी सांसों में जिंदा रखिए और उसे जल्द से जल्द पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए विदा, लेकिन अगले सप्ताह कुछ और ख़ास बातों, कुछ और नई जानकारियों के साथ हम होंगे एक बार फिर से आपके साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।